दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे मनुवाद और दलित पिछड़ी जातियां लेख के ऊपर। इसके तहत हमने जाना कि किस तरह छल प्रपंच करके ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए मनुस्मृति जैसी ऑर्डिनरी बुक को शास्त्र से जोड़कर धर्म शास्त्र में तब्दील कर दिया और दलित पिछड़ी जातियों को इसे मानने के लिए बाध्य किया। उसके बाद हमने चर्चा करी कि संत परंपरा बेहद सुदृढ़ होने के बावजूद भी इस देश में दलित पिछड़ों का भला ना कर सकी, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन इस संत परंपरा ने दलितों को भक्ति के दलदल में और ज्यादा धकेलकर उनका बेड़ा गर्क कर दिया। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले लेख में कर ली थी और अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और अन्य लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के लेख का टॉपिक है आरक्षण और पिछड़ी जातियां। इस लेख के तहत कमल भारती जी चर्चा कर रहे हैं कि कश्मीर में दरअसल जो आतंकवाद की समस्या है वह ब्राह्मणों द्वारा पैदा किए गए अलगाववाद के कारण है और अब इसका अगला पड़ाव शायद उत्तराखंड हो। इन सभी चीजों के ऊपर आज के लेख में चर्चा रहेगी, अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आरक्षण और पिछड़ी जातियां। उत्तराखंड में चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन से एक बात स्पष्ट हो गई है कि आंदोलनकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए निर्धारित 23% आरक्षण को तो स्वीकार करते हैं, परंतु वे पिछड़ी जातियों के लिए घोषित 27% आरक्षण को स्वीकार नहीं करते। मतलब SC ST के रिजर्वेशन से इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन OBC के आरक्षण से इन्हें सारी तकलीफ है। इसकी क्या वजह है ये सुनिए। वे इसके पीछे ये दलील देते हैं कि पहाड़ों में पिछड़ी जातियों की संख्या 1.8% से अधिक नहीं है, इसीलिए उनके लिए 27% आरक्षण दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है, मतलब प्रैग्मेटिक नहीं है। लेकिन इसके विरुद्ध ये दलील भी अर्थपूर्ण है कि जब मैदानी सेवाओं में पहाड़ियों के लिए जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, तो पहाड़ों में मैदान की पिछड़ी जातियों को लेना अनौचित्यपूर्ण कैसे हो सकता है। मतलब पहाड़ी लोग तो मैदानी इलाकों में आके हर महकमे में फ्री होकर नौकरी कर सकते हैं, लेकिन फिर मैदानी इलाकों के OBC पहाड़ों पर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते। आंदोलनकारियों के लिए यह दलील निरर्थक है। वे पहाड़ को वैसा ही विशेष दर्जा देना चाहते हैं जैसे कश्मीर को भारतीय संविधान ने प्रदान किया है। इसका अर्थ यह है कि पहाड़ी लोग तो मैदान में बस सकते हैं और इस कदर बस गए हैं कि लखनऊ का सचिवालय हो या कोई भी निदेशालय, उसमें आधे पहाड़ी ही मिलेंगे, पर मैदान के आदमी पहाड़ों पर जाकर नहीं बस सकते। ये विशेष दर्जा पहाड़ों के लिए किस कदर घातक साबित होगा, इसका अंदाजा हम आज के कश्मीर से लगा सकते हैं, जहां एक पृथक अलगाववाद और एक पृथक राष्ट्रीयता ने जन्म लिया और कश्मीरी पंडितों को सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को इस स्थिति का भान नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आंदोलनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जो कश्मीर के मामले में 370 की विशेष धारा को समाप्त कराने के लिए देशव्यापी मुहिम चला चुकी है और अब तक तो ये मुहिम कंप्लीट हो चुकी है। धारा 370 हटा दी गई है कश्मीर से, लेकिन गौरतलब बात यह है कि पिछले 7 सालों से धारा हटी हुई है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित या उनका विस्थापन वहां से जो हुआ है उनको बसाने का कोई भी कार्य सरकार की तरफ से आज तक नहीं किया गया है। इन 7 सालों में इन्होंने धारा 370 सिर्फ इसलिए हटाई ताकि मैदानी इलाकों से इनके जो अडानी अंबानी और उनके सांसद नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं वो वहां जाकर जमीनें खरीद सके और संसाधनों पर कब्जा कर सके। इस बाबत आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिन पिछड़ी जातियों का आरक्षण से संबंध है वे देश की आबादी में 52% हैं, जिन्हें मंडल आयोग ने पिछड़ी जाति की मान्यता दी है। इनकी संख्या लगभग 4000 है। इस विशाल संख्या से यह मालूम होता है कि देश की आधी से अधिक आबादी पिछड़ी हुई है और शासन प्रशासन में उसकी भागीदारी हासिल करने के संवैधानिक अधिकार भी उसे प्राप्त नहीं है। इस देश में शासक बनी हुई जातियां इतनी बड़ी आबादी को विकास की धारा से वंचित रखने की मुहिम सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं चला रही है, बल्कि पूरे देश में चला रही हैं। मंडल पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी इस मुहिम को रोकने में कामयाब नहीं हुआ और शासक वर्ग की औलादों ने फैसले देने वाले न्यायाधीशों के पुतले जलाकर अपना रोष व्यक्त किया था।
पर बाद में ये मुहिम ठंडी हुई तो सिर्फ इसलिए कि फैसले में क्रीमी लेयर के उपबंध ने सवर्ण जातियों को यह जता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पिछड़ों के हित में कम और अगड़ों के हित में ज्यादा है। अब क्रीमी लेयर हटाए जाने के खिलाफ में कमल भारती जी क्या बोलते हैं? उनका मानना है कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए ओबीसी आरक्षण में। पिछड़ी जातियों में संपन्न लोगों को न्यायालय के फैसले ने आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया और विपन्न मतलब पुअर पीपल को, लोगों को उनकी अशिक्षा ने आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया है। स्पष्ट है कि जब कोई जाति शिक्षित ही नहीं होगी तो उसके लिए आरक्षण की सुविधा का कोई औचित्य ही नहीं है। और इन सभी बातों को हम ऑलरेडी एक आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें मैंने हिंदू कॉलेज का केस भी डिस्कस किया था। पिछड़ी जातियों की शैक्षिक स्थिति क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों से भी बदतर स्थिति में है। एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत सरकार की संपूर्ण शिक्षा नीति अगड़ों की दृष्टि से रखकर बनाई गई और बनाई जाती है। इसलिए हर 5 वर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय की जाने वाली राशि में कमी कर दी जाती है, क्योंकि जो प्रॉस्पेरस लोग हैं वो महंगी शिक्षा अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने भेज सकते हैं। इसीलिए सरकारी स्कूलों की हालत जो है हर बजट के साथ साथ जर्रर होती चली जाती है। और पिछले 10 सालों में तो ये 1 लाख से ज्यादा स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं इसी बिहाफ पर। इस नीति ने न तो दलित जातियों को तरक्की करने दी है और न पिछड़ी जातियों को। दलित जातियों को आरक्षण की सुविधा में जो राहत पहुंचाई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसी से उनकी कुछ हालत सुधरी है और हर श्रेणी की नौकरियों में उन्होंने स्थान हासिल किए हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से भाजपा सरकार एक पर एक सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है या उनका निजीकरण कर रही है, तो सरकारी नौकरियां बचेंगी कहां? कहां आपके बच्चे सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ पाएंगे? क्या महंगी शिक्षा आप में से कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे? तो अगला सवाल ये होता है कि आखिर आरक्षण का लाभ अब कितने साल और आप उठा पाएंगे? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। पर चूंकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सीमा से बाहर रखा गया था और वे स्वयं भी अपने को सवर्ण जातियों में गिनती हैं, इसलिए वे पिछड़ी की पिछड़ी ही रहीं। उनका शैक्षिक यथार्थ यह है कि लगभग 80% पिछड़ी जातियों के लोग अशिक्षित हैं। लगभग 80% बच्चे 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और लगभग इतने ही बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालयों का मुंह तक नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 27% का आरक्षण विद इन ब्रैकेट नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए क्या मायने रखता है? नौकरी तो तभी मिलेगी ना जब आप शिक्षित होंगे, और शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि गरीब पिछड़े जो हैं वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्रीमी लेयर जो अफोर्ड कर सकती है उसको आरक्षण से अलग करने की मांग हो चुकी है। इसलिए जब पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की घोषणा हुई तो पिछड़ी जातियों के कुछ नेताओं को महसूस हुआ कि इस आरक्षण से पिछड़ी जातियों को सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुछ पद ही हासिल हो सकते हैं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेवा के लिए पिछड़ी जातियों के योग्य उम्मीदवार मिलेंगे तो वे संपन्न परिवारों के होने के कारण आरक्षण की सीमा में ही नहीं आएंगे। अतः पिछड़ी जातियों के नेताओं ने शिक्षा में आरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया। इधर अनुसूचित जातियों के छात्र शिक्षा में आरक्षण और राज्य की सहायता से निःशुल्क शिक्षा के लिए दलित शिक्षा आंदोलन पहले से ही चला रहे हैं। भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को कुचल दिया था, पर जब सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार बनी तो उसने शिक्षा में आरक्षण की आवश्यकता के औचित्य को पूरी शिद्दत से महसूस ही नहीं किया, बल्कि उसे लागू भी कर दिया। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण नीति को सख्ती से लागू करने के आदेश राज्य सरकार ने दिए। ये पिछले 47 सालों में किसी भी सरकार द्वारा लिया गया पहला क्रांतिकारी निर्णय था जिसमें दलित मुक्ति का ईमानदार संकल्प है। इस क्रांतिकारी निर्णय का दलितों ने स्वागत किया क्योंकि शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधकों ने ऐसी नीति रखी थी कि विज्ञान और जीव विज्ञान की कक्षाओं में दलित छात्रों को प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। वे या तो घूस देकर या काफी संघर्ष करके प्रवेश पाते थे या फिर साहित्यिक वर्ग में जाकर अपना करियर खराब करने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो यहाँ पर कमल भारती जी ये नहीं कह रहे हैं कि साहित्य की तरफ अगर आपका रुझान है तो आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। ये जो पुस्तक, ये जो लेख मैं आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ, ये भी साहित्य का ही हिस्सा है।
उनके कहने का मतलब है कि यदि किसी बच्चे में डॉक्टर इंजीनियर बनने की क्षमता है और वो वही सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है, लेकिन मनुवादी सोच के लोग और प्रोफेसर्स या अध्यापक जो हैं वो उसे पढ़ने से रोकते हैं इन सब्जेक्ट्स को। इसीलिए साहित्य वर्ग में करियर खराब करने की बात कही गई है। बच्चा बनना कुछ चाहता है और उसके सामने ऑप्शंस आप कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना करियर खराब करने के लिए मजबूर हो जाते थे। प्रबंधकों ने उच्च स्तर के मानक बना रखे थे और उन मानकों तक सवर्ण अध्यापक दलित छात्रों को पहुंचने ही नहीं देते थे। इसके लिए वे उन्हें अक्सर प्रयोगात्मक परीक्षाओं में फेल कर दिया करते थे। मतलब रिटन टेस्ट तो दलित छात्र पास कर जाते थे, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में उनको फेल कर दिया जाता था और टोटल रिजल्ट फेल हो जाया करता था। इस तरीके से दलित छात्रों को जो है फोर्स किया जाता था विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों से बाहर हो जाने के लिए। और यही सारा प्रसंग जो है हमने जूठन में भी पढ़ा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि वे टॉप स्टूडेंट्स में थे रिटन टेस्ट में, लेकिन प्रैक्टिकल में हर सब्जेक्ट में उन्हें फेल कर दिया गया था, जिसके कारण उनका टोटल रिजल्ट फेल हो गया, जिससे वो बहुत टूटे, उनका मनोबल टूट गया था। और फिर बाद में किस तरह उनके दूर के भाई उनको ले गए थे देहरादून पढ़ाने के लिए। किंतु अगड़ी जातियों को लगा कि इस निर्णय से उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। नौकरियों में आरक्षण को तो उन्होंने सोच कर स्वीकार कर लिया था या मन को समझा लिया था कि जब पिछड़ों में शिक्षा ही नहीं है तो ज्यादा नौकरियां अगड़ों को ही मिलनी है। लेकिन शिक्षा में आरक्षण ऐसी चीज थी जिसे देना ही था, वहां धोखा किया ही नहीं जा सकता था। यह वह यथार्थ था जिसे स्वीकार या अस्वीकार किया ही नहीं जा सकता था। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है वह आधार ही समाप्त हो जाएगा जिससे अगड़ों और पिछड़ों के बीच दूरी बनी रहती है। दोनों के बीच असमानता की जो गहरी खाई है, शिक्षा उसे पाटने का काम करेगी। भारत में शासक बनकर रहने वाली सवर्ण जातियां ये असमानता सुरक्षित रखना चाहती थी, अन्यथा वे शासक नहीं रह सकती थी। इसलिए उन्होंने और उनके संगठनों ने शिक्षा में आरक्षण नीति का जबरदस्त विरोध किया। सवर्ण छात्रों ने प्रवेश प्रपत्र फाड़ दिए और स्कूलों में प्रवेश लेने आए दलित छात्रों को मारकर भगा दिया। कई जिलों में ये घटनाएं हुई जो अखबारों में भी आई। विरोध अब भी जारी है। इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं है कि आरक्षण के विरोध में सिर्फ उत्तराखंड ही जल रहा है। आग पूरे प्रदेश में लगी हुई है और नगर नगर और गांव गांव में उत्तराखंड के समर्थन के बहाने आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किंतु यह सच है कि आरक्षण विरोध का जो सफलता उत्तराखंड में मिल रही है, वैसी सफलता प्रदेश के अन्य भागों में उसे नहीं मिल रही है। इसका कारण है कि प्रदेश के दूसरे भागों में लड़ाई दलितों और पिछड़ों दोनों के खिलाफ है और विरोधियों को दलितों से टक्कर लेना मुश्किल पड़ रहा है। उत्तराखंड में यह स्थिति नहीं है। वहां आरक्षण का आंदोलन पूरी तरह पिछड़ी जातियों के खिलाफ है और पिछड़ी जातियों के अभाव में आंदोलनकारियों को पिछड़ी जातियों से कोई चुनौती नहीं मिल रही है। पर सवाल यह पैदा होता है कि आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करने वालों को पिछड़ी जातियों से चुनौती क्यों नहीं मिल रही है? यह सवाल हैरत में डालता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की न केवल संख्या ज्यादा है बल्कि वे सर्वाधिक शोषण के शिकार भी हैं। बावजूद इसके उन्हें यह बात समझ ही नहीं आ रही है। आगे सुनिए, पिछड़ी जातियां अपने अधिकारों के लिए जागरूक क्यों नहीं हैं? वे यदि उत्तराखंड में पर्याप्त संख्या में नहीं है तो मैदानी क्षेत्रों में तो है, लखनऊ में तो है। फिर पिछड़ी जातियां उत्तराखंड में आरक्षण विरोधी आंदोलन के समानांतर कोई आंदोलन मैदानी क्षेत्रों में या लखनऊ में क्यों नहीं चला रही हैं? मतलब पिछड़ों के आरक्षण के लिए भी दलित जो हैं वो लामबद्ध हो गए हैं, लेकिन पिछड़ों को अब भी कोई समझ नहीं आ रही है। यह भी एक विडंबना ही है कि मंडल आयोग की सिफारिशें भी पिछड़ी जातियों के द्वारा लड़े बिना ही लागू हो गई। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर तो पिछड़ी जातियों के नेताओं ने प्रयास किए, पर उनके आंदोलन को सफल बनाने वाले लोग दलित जातियों के ही थे। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशी राम ने मंडल की लड़ाई लड़ी और जब वीपी सिंह ने मंडल को लागू किया तो देश भर में सवर्णों के आक्रोश के शिकार पिछड़ी जातियों के लोग नहीं हुए बल्कि दलित जातियों के लोग हुए। समाज कल्याण विभाग के राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों पर सवर्ण छात्रों ने हमले किए और कमरों में घुसकर दलित छात्रों को मारा पीटा।
यहाँ तक कि ललितपुर के छात्रावास में एक दलित छात्र को दूसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया, जिसका मुकदमा आज भी ललितपुर कोर्ट में विचाराधीन है। मतलब सोचिए कितना हिंसक आंदोलन ये लोग करते हैं। केवल मारते पीटते ही नहीं है, जान भी ले लेते हैं छतों से फेंक कर। और कोई ठीक नहीं है कि आईआईटी में जो आए दिन दलित छात्र आत्महत्या कर रहे हैं छतों से कूद कूद के, वो खुद कूद रहे हैं या उन्हें फेंका जा रहा है, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। यही नहीं, दलित छात्रों ने ही आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन किया और पिछड़ी जातियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जब इस तरह का आरक्षण को लेकर अध्यापक के मामले में ओबीसी आरक्षण को लेकर जब मांग उठी थी, तो यहाँ पर 2005 ऑनवर्ड्स इसके खिलाफ कई आंदोलन हुए थे। और चूंकि रतन जी और सूरज मंडल जी उसी समय से एक साथ हैं, इन आंदोलनों में शिरकत करते थे, इसलिए मुझे इन सभी आंदोलनों की अच्छी खासी जानकारी भी है। आज भी जब उत्तराखंड में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के खिलाफ सवर्ण नेताओं और छात्रों का आक्रोश इस सीमा तक चला गया है कि वे आत्मदाह करने लगे हैं और विधानसभा तथा संसद में कूदकर सनसनी पैदा करने लगे हैं, पिछड़ी जातियों को होश ही नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? इसके कुछ कारण हमें हिंदू समाज व्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। हिंदू व्यवस्था में पिछड़ी जातियां शूद्र होने के कारण वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सवर्ण मानी जाती हैं। कुछ कुछ जगहों पर ये ओबीसी है और कुछ कुछ जगहों पर ये वैश्य जातियों में आती हैं। वे ब्राह्मण से नीचे पर दलितों से ऊंचे हैं। पिछड़ी जातियों के लोग मनुवाद में ब्राह्मणों से भी आगे हैं। ब्राह्मण कट्टरता त्याग रहे हैं, पर पिछड़ी जातियां अभी भी दलितों के साथ बराबरी के स्तर पर उठना बैठना और खान पान पसंद नहीं करती हैं। यहाँ तक देखा जा सकता है कि पिछड़ी जातियां दलितों के खिलाफ ब्राह्मणों की हर मुहिम में ब्राह्मणों का सहयोग करती हैं। दलितों से ऊपर होने की भावना ने पिछड़ी जातियों को इस कदर ब्राह्मणों का पिछलग्गू बना दिया है कि उन्हें अपने हित अहित का भी ज्ञान नहीं रह गया। और इस तरह का जिक्र जो है हमने मणिकर्णिका में तुलसीराम जी का जो पार्ट 2 था जीवनी का, उसमें पढ़ा था कि उनकी जो मकान मालकिन थी वो खुद तेली थी जाति से, और जो ओबीसी होते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन किस तरीके से उन्होंने तुलसीराम जी का सारा सामान जो है वो अपने किराए के कमरे से बाहर फेंकवा दिया था जैसे ही उसे पता चला कि ये जाति के चमार हैं। यही कारण है कि मंडल आयोग के बारे में दलित जातियां तो जानकारी रखती हैं, पर पिछड़ी जातियां आज भी इस आयोग को नहीं समझती। इसकी जिम्मेदारी पिछड़ी जातियों के नेताओं पर भी है। उन्होंने राजनीतिक सुधार की अपेक्षा सामाजिक सुधार पर ध्यान ही नहीं दिया है। उन्होंने कोई दर्शन, कोई कार्यक्रम पिछड़ी जातियों के समक्ष में नहीं रखा है जिससे वे हिंदू समाज व्यवस्था और उसमें अपनी हैसियत को समझें। काश वे ऐसा कोई आंदोलन चलाते जैसा कि दलित जातियों के नेताओं और समाज सुधारकों ने चलाया। काश दलितों की तरह पिछड़ी जातियों को भी उनके नेता ये समझा पाते कि हजारों वर्षों से अपंग बनाकर रखे गए समाज को विकास की धारा में लाने के लिए विशेष शिक्षा और विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। काश वे ये समझ पाते कि उनका पिछड़ापन इसीलिए है कि व्यवस्था ने उनको पिछड़ा बनाकर रखा है और पिछड़ा बनाकर ही वे अब भी रखना चाहती है। अब समय आ गया है कि पिछड़ी जाति के नेता सामाजिक आंदोलन खड़ा करें और पिछड़ों में ये चेतना पैदा करें जिसकी उन्हें जरूरत है। आरक्षण के समर्थन में उन्हें सड़कों पर उतारें और लोकतंत्र में भागीदारी के लिए लड़ना सिखाएं, या फिर वे यह कहने की हिम्मत करें कि आरक्षण की जरूरत नहीं है उन्हें और सरकार को उसे वापस ले लेना चाहिए। मतलब या तो खुलकर आप सरकार के विरोध में आए या फिर आरक्षण की मांग ही छोड़ दें। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं इसमें। कभी आप अपने आप को दलितों से ऊपर समझ के ब्राह्मण मान बैठते हैं और कभी ब्राह्मणों से नीचे अपने आपको शूद्र ही मानकर बैठे रहते हैं, तो दोनों स्थितियां एक साथ नहीं चल सकती हैं। किसी एक का चुनाव लाजमी है। ये लेख आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। और लेख की डेट है 31 अगस्त 1994। तो ये सारा जिक्र जो है उसी समय की पॉलिटिक्स का है। और कांशीराम जी की अगुवाई में बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ था उसमें किस तरीके से दलितों ने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी,
और आज क्या ये हालात हैं बसपा में, इसके ऊपर भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में चर्चा करके बताइएगा, लिखकर बताइएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब इन आर्टिकल्स को करते रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।